हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट पोम डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो कि एक बहुत ही फेमस पोइट है। ठीक है, अब पोम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपकी लाइफ में कभी भी कोई ऐसा मोमेंट हुआ है जो बहुत ही ऑर्डिनरी मोमेंट हो, बहुत डेली लाइफ में होने वाली चीज़ हो, लेकिन वो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया हो, उसने आपकी लाइफ में एंटायर आपका पॉइंट ऑफ व्यू शिफ्ट कर दिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? फटाफट मुझे सारे बच्चे कमेंट्स में बताएंगे जल्दी से। ठीक है, कि क्या आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है, जैसे कि ए मोमेंट दैट चेंज्ड एवरीथिंग। कोई भी ऐसा मोमेंट आप शेयर कीजिए मेरे साथ जिसने सब कुछ बदल दिया हो आपकी लाइफ में। ठीक है, फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। एंड चलिए, दिस इज पूजा यादव, योर इंग्लिश एजुकेटर एट स्किल स्नैप। एंड आज हम कर लेते हैं हमारी पोम, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। हालांकि बहुत ऑर्डिनरी से मूवमेंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। द मूवमेंट विच अकर्ड इन द पोइट्स लाइफ बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत नॉर्मल, ऐसे डेली लाइफ में होता है, बट द पोइट्स पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स दैट मूवमेंट, बिकॉज दैट मूवमेंट हैज चेंज्ड एवरीथिंग इन द पोइट्स लाइफ। एंड उसी के बेसिस पे पोइट ने इस पोम को कंपोज किया है, जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो। आप पोम के नाम से ही जान सकते हैं, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि स्नो की डस्ट, यानी कि बर्फ जो पड़ रही है वो डस्ट की पार्टिकल्स की तरह ऐसे झड़ती हुई बर्फ। ठीक है, स्नोफ्लेक्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, तो डस्ट ऑफ स्नो नाम से ही पता चल रहा है। बहुत ही कॉमन सी चीज, जो लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बर्फ अक्सर पड़ती है, तो वहाँ पर बहुत कॉमन सी चीज है कि उनके ऊपर बर्फ पड़ना, एंड वो इस चीज को फील कर पाए, एक्सपीरियंस कर पाए, बहुत कॉमन है, राइट। एंड उसी कॉमन मूवमेंट पर जो पोइट की लाइफ में हुआ है, उस पर पोइट ने एक पोम कंपोज की है। बहुत ही छोटी सी पोम है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत डीप मीनिंग के साथ इस पोम को कंपोज किया गया है। एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, इस क्लास के बाद आपको किसी और क्लास को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में भी जानेंगे एंड उनकी टाइप्स ऑफ राइटिंग्स के बारे में भी जानेंगे कि किस तरीके के राइटर हैं वो, कैसी पोम्स को वो कंपोज करते हैं। साथ ही साथ हमारी पोम से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब हम आज ही इसी क्लास में जानेंगे। यानी कि आज अगर आप इस पोम को पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपकी प्रॉपर फाइनल बोर्ड्स के लिए तैयारी हो जाएगी, आपको दोबारा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक, आपके लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास, जो कि आपको वीडियो में कभी भी मिल सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बने रहना है वीडियो में एंड तक। एंड साथ ही सभी बच्चे अपनी कॉपी एंड पेन पेंसिल whatever you want to use, आप वो निकाल लीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हो पोम से रिलेटेड वो आप साथ साथ लिखते जाएं। चलिए, तो शुरू करते हैं हमारी पोम। पोम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइट का नाम आपको बहुत जरूरी है याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि आपके एग्जाम में 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कि नेम द पोइट ऑफ द पोम। साथ में पोम का क्या दिया जाएगा आपको, कोई भी स्टैंजा दे दिया जाएगा। नाउ हियर इज अ पोम, 2 स्टैंजास की बहुत छोटी सी पोम है। ठीक है, आप पहले पोम पढ़ लेते हैं, पोम के वर्ड से फेमिलियर कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, एंड साथ ही मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास का जो सीक्वेंस है, या फिर आप समझ लीजिए किस तरीके के स्ट्रक्चर में हम क्लास को फॉलो करने वाले हैं, वो ये रहेगा कि हम पहले पोम को पढ़ेंगे, साथ में हम पोम के वर्ड्स की मीनिंग समझेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोइट, एंड हम उन वर्ड्स से क्या इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट लोगों ने क्या क्या इंटरप्रिटेशंस निकाली हैं उनकी, वो सारी हम जानेंगे। एंड उसके बाद हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पे जाएंगे, सिंबलिज्म, थीम एंड ऑल एवरीथिंग, जो भी एस्पेक्ट पोम से रिलेटेड है वो सब हम आज यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको कहीं इस वाली वीडियो को पूरा देखने के बाद कहीं और कोई और कुछ भी सर्च करके देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। चलिए, पोम को शुरू करते हैं। स्टैंजा 1 जो है, द वे अ क्रो। ठीक है, तरीका जिससे एक क्रो जो है क्या करता है, शूक डाउन ऑन मी, उस तरीके से क्रो ने क्या करा, शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, मेरे ऊपर क्या गिराई है, डस्ट ऑफ स्नो। तो पोइट जो है वो जा रहे हैं, एंड पोइट के ऊपर अचानक से क्या गिरती है, डस्ट ऑफ स्नो गिरती है। एंड पोइट ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो किसने गिराई है,
क्रो ने गिराई है, ठीक है, फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। किससे गिराई है? हैमलॉक ट्री से। हैमलॉक ट्री पर क्रो बैठा हुआ है, पोइट वहां से क्रॉस करते हैं एंड क्योंकि कौवा जो है, क्रो जो है, वो मूवमेंट करता है जिसकी वजह से जो पेड़ पे स्नो जो है वो इकट्ठी हुई थी, वो डस्ट क्या होती है, डस्ट की तरह उसमें पोइट के ऊपर गिरती है, ठीक है। स्टैंजा 1 में ये हुआ है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, और उसने क्या कर दिया है, मेरे दिल को एक चेंज ऑफ मूड, या फिर आप कह सकते हैं मूड जो पहले से मतलब मेंटल स्टेट जो थी पोइट की, उसको शिफ्ट कर दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, एंड पोइट कह रहे हैं कि वो दिन जो मैं पूरा बर्बाद कर चुका था, उसका थोड़ा सा हिस्सा जो बचा हुआ था, वो उस डस्ट ने जो मेरे ऊपर गिरी है उसने क्या कर लिया है, बचा लिया है। या फिर वो क्रो को कह सकते हैं कि उस क्रो ने वो मेरे दिन का जो हिस्सा है उसको बचा दिया है। चलिए, दिस इज द पोम। बहुत ही इजी, बहुत ही नॉर्मल सी लग रही है कि अरे इसमें क्या है, पोइट गुजर रहे हैं, कौवा बैठा हुआ है और वो हिला तो पोइट के ऊपर बर्फ गिर गई, इससे क्या हो सकता है। लेकिन यहां पर उस डस्ट के गिरने से, उस स्नो के गिरने से, डस्ट का मैं अब यूज कर रही हूं तो आप लोगों को समझना है कि डस्ट ऑफ स्नो की बात कर रहे हैं, यानी कि बर्फ जो वहां पर इकट्ठी हुई थी वो गिरना, ठीक है। तो जो वो गिरी है उससे क्या मूड चेंज हो गया, बहुत नॉर्मल सा है। हम तो कभी भी जाएंगे तो पेड़ से तो कुछ ना कुछ गिरेगा ही। ऐसे कई बार हमारे साथ भी होता है कि पेड़ की पत्तियां गिर जाती हैं, या फिर कुछ जैसे कि बरसात के मौसम में हाल ही में बारिश हुई हो तो आप देखेंगे कि पेड़ की बूंदों पे जो पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं वो गिर जाती हैं, तो उससे क्या बदलाव आ सकता है हमारे मूड में, ठीक है। तो बहुत ही ऑर्डिनरी मूवमेंट है, बहुत ऐसा डेली लाइफ में होने वाली चीज़ है। लेकिन उसने क्या कर दिया है, पोइट के मूड को शिफ्ट कर दिया है। एंड पोइट ऐसा फील कर रहे हैं जो पूरा दिन सुबह से वो बर्बाद कर चुके थे, उसका एक छोटा सा हिस्सा या उसका एक हिस्सा उस मूवमेंट ने क्या कर लिया है, सेव कर दिया है पोइट के लिए, ठीक है। बहुत बेसिक मीनिंग है ये पोम की। चलिए ऑथर के बारे में जान लेते हैं या पोइट के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट was born in 1874 when Robert Frost was born in 1874, याद रखना है आपको, and he was died in 1963. Robert Frost was born in 1874 and died in 1963, याद रखना है आपको, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। was one of America's most celebrated poets, और अमेरिका के मोस्ट सेलिब्रेटेड पोइट्स में से एक हैं वो, known for his deep connection to the natural world and rural New England life। किसके लिए जाने जाते हैं अपना, एक तो नेचुरल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन रखते हैं, नेचर के ऊपर लिखते हैं, नेचुरल मूवमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं अपनी पोम के अंदर, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा डिपिक्ट करते हैं ये रूरल न्यू इंग्लैंड लाइफ को, ठीक है। तो रूरल लाइफ पर बहुत ज़्यादा बेस्ड होती हैं इनकी जो पोम्स हैं वो सारी, ठीक है, याद रखना है, नेचुरल वर्ल्ड एंड रूरल न्यू इंग्लैंड लाइफ, ठीक है, दो चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रखते हैं। उनकी पोम में आपको इनके बहुत ज़्यादा कनेक्शन देखने को मिलते हैं। हिज पोएट्री इज़ बिलव्ड फॉर इट्स सिंपल लैंग्वेज, और उनकी पोएट्री जो है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है या फिर लोग उन्हें पसंद करते हैं उनकी पोएट्री को, किसकी वजह से, उसकी सिंपल लैंग्वेज की वजह से। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऑलवेज चूजेज अ सिंपल लैंग्वेज टू कंपोज हिज पोएट्री, क्योंकि आप पोम को पढ़कर ही देख सकते हैं, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है कि एक बच्चा भी, मान लीजिए आपसे छोटी क्लास का बच्चा भी इसको पढ़ेगा तो उसको एक लिटरल मीनिंग, बेसिक मीनिंग समझ आ जाएगी खुद पढ़ने से, राइट। दैट कैरीज प्रोफाउंड मीनिंग बीनीथ द सरफेस, जो कि हालांकि लैंग्वेज बहुत सिंपल यूज करते हैं लेकिन उसमें मीनिंग जो होती है, यानी कि डेप्थ जो होती है उसकी, वो बहुत ज़्यादा गहरी होती है, जिसमें कि आपको क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर और दैट सिंपल मूवमेंट को वो कैरी करते हैं अपनी पोम्स के अंदर, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो is a perfect example. A tiny movement in nature reveals a larger truth about hope, healing and the unexpected gifts life offers us. And इसी तरीके से डस्ट ऑफ स्नो जो है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की राइटिंग का, किसका, एक परफेक्ट टाइनी मूवमेंट, यानी कि एक बहुत छोटा सा मूवमेंट लाइफ का, लेकिन क्या है, बहुत बड़े बड़े लाइफ के ट्रुथ्स को रिवील करता है। छोटा मूवमेंट है लेकिन वो रिवील क्या कर रहा है, लाइफ के बहुत बड़े बड़े ट्रुथ्स को रिवील कर रहा है, साथ ही कौन से ट्रुथ की, होप दे रहा है, ठीक है। पोइट को होप दी है क्योंकि पोइट ने कहा है ना, इट हैज सेव्ड माय डे, सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड, मैं दिन का एक हिस्सा बचा लिया है। तो पोइट्स टोन इज हेयर होपफुल, होपफुल टोन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है पोइट की, तो किसको, होप को, होप के ट्रुथ को रिवील करता है, साथ में हीलिंग,
हेयर ऑल्सो पहले का जो मूड है पोइट का वो काफ़ी ग्लूमी है, पोइट काफ़ी सैड है, राइट। वो कह रहा है कि वो पूरा दिन वेस्ट कर चुका अपना, लेकिन अगेन वो कहाँ पर आ गया है, अपनी होपफुल फील कर रहा है, तो हील कर रहा है अपने आप को, ठीक है। उस मूवमेंट ने थोड़ा सा पोइट को हील भी कर दिया है, जिस वजह से पोइट थोड़ा सा होपफुल फील कर रहा है, तो हीलिंग हमें देखने को मिलेगी। साथ ही अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स ऑफ लाइफ दैट ऑफर अस, यानी कि अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स जो लाइफ हमें ऑफर करती है। अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट क्या है पोम के अंदर, अगर मैं करेक्ट करने की कोशिश करूं थोड़ा सा, तो वो मूवमेंट जब उसके ऊपर क्या है, स्नो गिरती है एंड ही गेट्स द शिफ्ट ऑफ मूड, तो वो क्या है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट ऑफ लाइफ है जो उसकी लाइफ ने उसको ऑफर किया है, ठीक है। चलिए, ऑथर के बारे में भी आपको पता चल गया। अब हम जान लेते हैं थोड़ी सी वर्ड मीनिंग, किस सेंस में हमारे वर्ड्स को यहाँ पर यूज किया गया है। सिंपल सिंपल वर्ड्स है हमारे, ठीक है। सो सबसे पहले द वे अ क्रो, तो क्रो का मतलब क्या है, ए लार्ज ब्लैक बर्ड ट्रेडिशनली सीन एज अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, डार्कनेस एंड और मिसफॉर्च्यून। जी हाँ, अब देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि पोइट ने क्रो ही क्यों यूज किया, ठीक है। क्रो ही क्यों है, क्योंकि जो क्रो जो है वो साथ में सिंबल है पोइट के मूड का, बिफोर द शिफ्ट, बिफोर द डस्ट फॉल ऑन हिम, उससे पहले के मूड को भी सिंबलाइज कर रहा है क्रो। क्रो जो है कौवा, ठीक है, क्रो को सिंबल माना जाता है बैड ओमेन का, डार्कनेस का, साथ में ग्लूम का, मिसफॉर्च्यून का। जी हाँ, ऐसे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, मेरे गाँव में ऐसा है कि एक बार ऐसा कुछ हुआ था, तो आई गेट टू नो अबाउट दिस कल्चर, और आई कैन से कस्टम, वट एवर इट इज़, आई डोंट नो अबाउट इट मच, बट आई नो व्हाट इट इज़। तो इट इज़ दैट अगर किसी के सर पे कौवा बैठ जाता है ना, क्रो बैठ जाता है, तो हमारे यहाँ पे ऐसे बोला जाता है कि उस पर्सन की, जैसे मान लीजिए मेरे सर पे बैठ गया, तो मेरी फैमिली को, मेरे सारे रिलेटिव जितने भी हैं ना, उन सबको मेरी डेथ के बारे में बताना होगा, मतलब उनको बताना होगा कि मेरी डेथ हो चुकी है, सो दैट जो बैड ओमेन उस कौवे के बैठने से मेरे ऊपर आया है, तो द पीपल विल ग्रीव फॉर मी, तो वो बैड ओमेन जो है वो माइनस हो जाएगा उससे, ऐसा होता है। यस, मैंने ऐसा, मतलब अपने गांव में एक बार मैं थी, तो वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था, किसी के सर पे बैठ गया था, तो उन लोगों ने ये किया था। देन आई गेट टू नो कि उसके बैड ओमेन को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया जाता है कि आपके डेथ की खबर फैला दी जाती है सब लोगों में, सो दैट पीपल स्टार्ट्स टू ग्रीव फॉर यू, ठीक है। तो वो आपके लिए क्या, सैड फील करें, रोएं गाएं, जो भी मतलब होता है रिचुअल, वो सब करें, तो उससे क्या होगा, आपके ऊपर बैड ओमेन जो आया है कौवे के बैठने से, वो हट जाएगा, ठीक है। तो ऑलवेज ट्रेडिशनली, यानी कि पुराने ज़माने में लोग जो हैं कौवे को एक बैड ओमेन का सिंबल मानते थे। साथ में आप देखें, जब हम अपने पितृ दान करते हैं, ठीक है, पितरों का दान करते हैं, तो भी हम कौवे को चढ़ाते हैं खाना वाना, है ना। तो वहाँ पे भी क्या है, गरुण पुराण में, शायद गरुण पुराण है, क्या है उसमें जो हमारा अंतिम संस्कार का वो सब लिखा है ना, वहाँ पर समथिंग इज मेंशन अबाउट द क्रो, कि पितरों को दान करने के लिए, यानी कि जो मरे हुए लोग हैं उनको दान करने के लिए हमें कौवों को ही खिलाना है। एंड इट वाज आल्सो काइंड ऑफ वरदान जो कौवों को मिला था, क्योंकि उनको सब कुछ गलत बैड माना जाता था, इसलिए उनको थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ दे दी गई थी कि आप पितरों को जब दान करेंगे तो आपको खाना खिलाया जाएगा, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है। आई एम नॉट श्योर ऑफ दैट, तो आप इसको एकदम ऐसे बिल्कुल मत लेना कि मैम ने जो बता दिया वही है, बट मैंने कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा पढ़ा था, तो आई रिमेंबर इट कि हाँ ऐसा होता है, एंड आई डोंट नो इट इज़ ट्रू और नॉट, ठीक है। तो चलिए, क्रो को क्या माना जाता है ट्रेडिशनली, सिंबल ऑफ बैड ओमेन, डार्कनेस एंड मिसफॉर्च्यून, कि कौवा जो है वो मिसफॉर्च्यून को लेकर आता है। शूक डाउन ऑन मी, शूक डाउन का मतलब क्या है, कॉज टू फॉल, यानी कि कौवे ने क्या कर दिया, गिरा दिया है, किसको, स्नो को, किसके ऊपर, पोइट के ऊपर गिराया है। द क्रोज मूवमेंट डिस्टर्ब द ब्रांच मेकिंग स्नो ड्रॉप, क्रो की मूवमेंट ने क्या कर दिया, ब्रांच को डिस्टर्ब कर दिया, जिसकी वजह से पोइट के ऊपर स्नो जो है वो गिर गई है। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है फाइन पाउडरी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो के फाइन पाउडरी पार्टिकल्स जो पोइट के ऊपर गिरे हैं। लाइट एज डस्ट एंड द फॉल वेरी जेंटली, एंड बहुत हल्के हैं और वो बहुत जेंटली फॉल कर रहे हैं पोइट के ऊपर। नाउ फ्रॉम a hemlock tree, now hemlock tree is also very important. Hemlock tree, what is it? A poisonous North American tree, कैसा, एक जहरीला नॉर्थ अमेरिकन पेड़ है, ठीक है। नाउ सिंबल ऑफ डेथ,
क्या किसका सिंबल है? डेथ का, ग्लूम का एंड साथ में सॉरो का. डेथ, ग्लूम, सॉरो. नाउ two things are here. Crow, symbol of misfortune, bad omen, darkness. Hemlock tree, symbol of sorrow एंड डेथ एंड ग्लूम. तो सब कुछ बहुत कैसा है? डार्क है. ठीक है, सब कुछ बहुत नेगेटिव है इन दी फर्स्ट स्टैंजा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है पोइट के मूड को. पोइट का जो मूड था उस समय पे, या फिर आप कह सकते हैं मेंटल स्टेट जो थी, इमोशनल स्टेट जो थी, वो कैसी थी? बहुत ज़्यादा सैड थी, सॉरोफुल थी, और काफ़ी मतलब डार्कनेस में थी. पोइट वॉज फीलिंग सो डार्क, सो ग्लूमी दैट फिर उसकी लाइफ में, फिर उसमें क्या आया? जब स्नो गिरती है तो शिफ्ट ऑफ मूड आ गया. ठीक है, आपको याद रखना है. हेमलॉक ट्री नॉर्थ अमेरिकन पॉइजनस ट्री है. ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, एंड शूक डाउन मतलब कॉज टू फॉल डाउन, एंड क्रो सिंबल ऑफ बैड ओमेन. चलिए, हाँ, राइमिंग स्कीम देख लीजिए. ए बी. ठीक है, क्रो, मी, स्नो. तो क्रो इज राइमिंग विद स्नो, तो ए मी, ट्री. ठीक है, ए बी राइमिंग स्कीम आपको याद रखनी है. चलिए, स्टैंजा 2 देख लेते हैं. स्टैंजा 2 है, हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड. ठीक है, हैज गिवन माई हार्ट चेंज ऑफ मूड. चेंज ऑफ मूड का मतलब क्या है? इट शिफ्ट इन फीलिंग्स. पोइट की फीलिंग्स में क्या आ गया है? चेंज आ गया है. जो पहले ग्लूमी थी, सैड थी, सॉरोफुल थी, वो कैसी हो गई हैं? अब होप में बदल गई हैं. ठीक है, नाउ मूविंग फ्रॉम सैडनेस और डेस्पेयर टू समथिंग मोर होपफुल और पॉजिटिव. नेगेटिव से पॉजिटिव फीलिंग्स में बदलाव आया है. यानी कि पहले जो पोइट नेगेटिविटी को फील कर रहे थे, अब वो थोड़े से होपफुल हो गए हैं, थोड़े से पॉजिटिव फील कर रहे हैं. नाउ एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड. और कुछ पार्ट मेरे दिन का बचा लिया है जो मैंने बर्बाद कर दिया था. सेव्ड सम पार्ट का मतलब है रेस्क्यूड और रिकवर्ड अ पोर्शन ऑफ द डे दैट वुड अदरवाइज हैव बीन एंटायरली वेस्टेड. यानी कि अगर वो नहीं होता, डस्ट ऑफ स्नो नहीं गिरती, तो भी पोइट का जो है, जो दिन बचा था, वो भी कैसा हो जाता? वेस्ट हो जाता. लेकिन पोइट इज एक्सेप्टिंग दैट कि उस फॉल ऑफ स्नो ने उनके दिन का वो हिस्सा बचा लिया है. राइट, तो यहाँ पर उसी की बात की गई है. नाउ र्यूड का मतलब क्या है? डीपली रिग्रेटेड. र्यूड वर्ड का मतलब है डीपली रिग्रेटेड, एंड पोइट इज सेइंग दैट फॉर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द डे विच ही एक्सपीरियंस, लाइक पूरे दिन जो पोइट था वो कैसा था? रेग्रेट फील कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा रेग्रेट फील कर रहा था. तो वो पूरा दिन जो उन्होंने क्या कर दिया? रेग्रेट फील करने में वेस्ट कर दिया. नाउ द स्नो और द फॉल ऑफ स्नो हैज़ सेव्ड पार्ट ऑफ द डे. ठीक है, फील ग्रेट सॉरो एंड रिमर्स अबाउट समथिंग दैट हैड हैपेंड ऑलरेडी. यानी कि किसी भी चीज़ को लेकर के जो पहले हो चुकी है ऑलरेडी, उसको लेकर के सैड फील करना. ठीक है, तो पोइट पूरे दिन क्या फील कर रहा था? सैड फील कर रहा था. अगेन राइमिंग स्कीम देख लेते हैं. हार्ट इज राइम विद पार्ट एंड मूड इज राइम विद र्यूड. ठीक है, तो देयर इज ऑल्सो ए बी. तो पूरी पोम की राइमिंग स्कीम क्या है? ए बी आपको याद रखना है. नाउ अ डे आई हैड र्यूड का मतलब है अ डे द पोइट हैड बीन रिग्रेटिंग. ऐसा दिन जिस पूरे दिन पोइट ने क्या किया है? रिग्रेट किया. नाउ अ बैड अनहैप्पी वेस्टेड डे ही विश्ड हैड गॉन डिफरेंटली. जिसमें वो उम्मीद कर रहा है कि काश कि वो अलग तरीके से गया होता, लेकिन पोइट ने क्या कर दिया है? पूरा दिन वेस्ट कर दिया है. But now poet somehow feeling hopeful that at least some part of that day has been saved by the fall of snow. तो poet थोड़ा सा hopeful हो गया है कि एटलीस्ट कुछ हिस्सा तो उस दिन का बच गया, पूरा दिन वेस्ट नहीं हुआ है. चलिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. नाउ स्टैंजा 1 वही, द वे अ क्रो. ठीक है, तो यानी कि द क्रो, ए डार्क ग्लूमी बर्ड, इज इंट्रोड्यूस्ड एज द अनलाइकली एजेंट ऑफ चेंज. यानी कि क्रो को इंट्रोड्यूस किया गया है पोम में एज अनलाइकली एजेंट ऑफ चेंज. क्रो जो कि कोई चेंज नहीं ला सकता पोइट के मूड में, क्योंकि पोइट ऑलरेडी क्या कर रहा है? रेग्रेट कर रहा है पूरे दिन. राइट, एंड क्रो इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इट इज क्लियरली विजिबल. अगर क्रो को देखा जा रहा है, हम उसमें देख रहे हैं, तो इट इज ऑल्सो सिंबल ऑफ बैड ओमेन, डार्कनेस, मिसफॉर्च्यून. तो वो पोइट की लाइफ में कोई मूड शिफ्ट इन मूड नहीं ला सकता. राइट, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? पोम के अंदर बिल्कुल ऑपोजिट थिंग हो रही है. वो क्रो ही क्या कर रहा है? फॉल ऑफ स्नो का रीजन है, एंड उस क्रो की वजह से वो स्नो पोइट के ऊपर गिरी है, एंड ही ब्रिंग्स द होप इन द पोइट्स लाइफ, वेयर एज he had been never considered as a agent of hope.
राइट। तो यहाँ पे क्या है, बहुत आयरॉनिकल सिचुएशन हो गई है, राइट। अनलाइकली, इसलिए अनलाइकली एजेंट ऑफ चेंज, द वर्ड वे इम्प्लाइज द इवेंट हैपन नेचुरली, और वे को जो वर्ड यूज किया गया वे, ये इम्प्लाई करता है कि इवेंट जो है ये इतना नेचुरली हुआ है, कि मतलब नेचुरली ये हो गया है कि क्रो जो कि अनलाइकली एजेंट है वो उसको कंसीडर नहीं किया जाता कि वो कोई होप लाएगा, लेकिन वो नेचुरल इवेंट के थ्रू क्या लाया है, पोइट की लाइफ में होप लाया है, विदाउट एनी इंटेंशन और प्लान, किसी भी इंटेंशन और प्लान के बिना। Now, shook down on me, the crow's movement on the branch caused snow to fall directly on the poet. It was unplanned. कैसा था वो movement? Unplanned था. An accidental and एक्ट ऑफ नेचर। क्या है? एक्सीडेंटल एक्ट ऑफ नेचर है वो स्नो का गिरना, राइट। नॉट अ डेलिबरेट जेस्चर ऑफ कंफर्ट, कोई डेलिबरेट जेस्चर ऑफ कंफर्ट नहीं है, यानी कि कोई जानबूझकर इस तरीके का जेस्चर नहीं किया गया है। क्रो ने भी बहुत नेचुरली द वे ही डज हिज थिंग्स, उसी में उसने क्या किया है, नेचुरली पोइट के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो को फॉल कर दिया, उसका रीजन बन गया है, एंड बहुत ही नेचुरली वो जेंटली पोइट के ऊपर गिरी है, एंड इट वॉज नॉट अ डेलिबरेट जेस्चर ऑफ कंफर्ट, कोई जानबूझ के पोइट को कंफर्ट करने के लिए नहीं किया गया है, ठीक है। द डस्ट ऑफ स्नो इज डिस्क्राइब्ड एज फाइन एंड पाउडरी लाइक डस्ट, लाइट एंड डेलिकेट। अब स्नो को डिस्क्राइब किया है कैसा, डस्ट की तरह, जो कि काफ़ी हल्की है और डेलिकेट है, काफ़ी फ्रेजाइल है, काफ़ी सॉफ्ट है, राइट। इवन द स्मॉलेस्ट मोस्ट फ्रेजाइल थिंग्स इन नेचर कैन कैरी ग्रेट इमोशनल पावर, एंड नाउ पोइट वॉन्ट्स टू कन्वे टू ऑल ऑफ अस that very small, very fragile part of the nature or सब्सटेंस ऑफ द नेचर कैन होल्ड अ ग्रेट पावर, यानी कि वो स्नो जो डस्ट की तरह है, बहुत कमज़ोर है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत फ्रेजाइल है, वो क्या कर रही है, एक बहुत पावरफुल क्या इमोशंस को होल्ड कर रही है, जो कि पोइट को होपफुल बना रही है, राइट। सो इट डिस्क्राइब्स द इमोशनल पावर, ग्रेट इमोशनल पावर ऑफ द स्नो इट होल्ड्स, ठीक है। नाउ फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री है जो कि सिंबल है डेथ का, ग्लूम का, येट आयरॉनिकली क्या कर रहा है वो, आयरॉनिकली क्या कर रहा है, इट बिकम्स द सोर्स ऑफ द मूवमेंट दैट रेस्क्यूज द पोइट्स मूड एंटायरली। हालांकि वो सिंबल है किसका, ग्लूम का, डार्कनेस का, सॉरो का, लेकिन डेथ का, लेकिन आयरॉनिकली वो पोइट की लाइफ में कैसा काम कर रहा है, वो पोइट की लाइफ में शिफ्ट ऑफ मूड ला रहा है, और वो पोइट को होपफुल बना रहा है। पोइट के पूरे दिन को उसने क्या कर लिया है, यानी कि जो दिन पूरा पोइट ने वेस्ट कर दिया उसको बचा लिया है, राइट। बोथ क्रो एंड द हैमलॉक ट्री आर प्रेजेंट हेयर आयरॉनिकली, बहुत आयरॉनिकली फंक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पर पोम के अंदर, ठीक है। चलिए स्टैंजा 2 देखते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट द फॉलिंग स्नो टच द पोइट इमोशनली, जो स्नो पोइट के ऊपर गिरी है उसने पोइट को काफ़ी इमोशनली टच कर लिया है, नॉट जस्ट फिजिकली, यानी कि जब वो पोइट के शरीर से टच हो रही है तो ना सिर्फ फिजिकली वो पोइट को टच कर रही है बल्कि इमोशनली भी बहुत टच कर रही है, क्योंकि वो पोइट की फिजिकल स्टेट को ना चेंज करके मेंटल स्टेट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। पोइट जो पहले ग्लूमी फील कर रहा था, काफ़ी सॉरोफुल था, अब वो कैसा हो गया है, होपफुल हो गया है, थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है अपने अप्रोच में। इट रीच्ड हिज हार्ट, वो उसके हार्ट तक पहुंचती है, हिज इनर वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स, उसके इनर वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स तक जाती है, एंड क्वाइटली चेंज समथिंग देयर, और आराम से शांति से वो क्या कर देती है, कुछ ना कुछ वहाँ पर बदल दिया है उसने, जिसकी वजह से पोइट जो पहले थोड़ा नेगेटिव था, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहा था, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ शिफ्ट हो गया है। अ चेंज ऑफ मूड, हिज ग्लूमी डेस्पेयरिंग स्टेट शिफ्टेड टू समथिंग लाइटर और मोर होपफुल, थोड़ी सी स्टेट जो है वो लाइट हो गई है पोइट की, एंड थोड़ा सा वो होपफुल फील करने लगे हैं। अ टाइनी अनप्लान्ड इवेंट इन नेचर ब्रॉट अबाउट अ रिमार्केबल इनर ट्रांसफॉर्मेशन, और एक छोटा सा लाइफ का बहुत ही छोटा सा मूवमेंट, बहुत ऑर्डिनरी मूवमेंट क्या लाया है, बहुत बड़ा इनर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है पोइट के मन में, ठीक है। इनर सेल्फ में बहुत ज़्यादा रिमार्केबल इनर ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, बहुत बड़ा चेंज लाया है पोइट के इनर सेल्फ में। एंड सेव्ड सम पार्ट,
और क्या कर लिया है, थोड़ा सा कुछ हिस्सा बचा लिया है. नॉट ऑल ऑफ द डे वॉज लॉस्ट. नाउ पोइट रियलाइजेज दैट नॉट ऑल ऑफ द डे वॉज लॉस्ट, क्योंकि पोइट अब ऐसे ही फील कर रहा था उससे पहले कि पूरा दिन वेस्ट हो गया. लेकिन द मोमेंट स्नो फॉल्स ऑन द पोइट एंड इट टचेज हिज हार्ट, इट पोइट रियलाइजेज दैट नॉट द होल डे गॉन वेस्टेड. होल डे जो है वो वेस्ट नहीं हुआ है. द मोमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी, यानी कि अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी का जो ये मूवमेंट है, नेचर का जो ये छोटा सा मूवमेंट है, वो क्या कर रहा है, रेस्क्यूड और रिडीम्ड एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ दैट of what had otherwise been a wasted unhappy day. यानी कि एटलीस्ट उस मूवमेंट ने क्या कर लिया है, एटलीस्ट उस दिन का वो हिस्सा बचा लिया है जो अदरवाइज क्या हो जाता, वेस्ट हो जाता. तो जो बचा हुआ हिस्सा है उस दिन का, वो इस अनएक्सपेक्टेड ब्यूटी ऑफ नेचर ने क्या कर लिया है, सेव कर लिया है पोइट के लिए. एंड नाउ पोइट हैज कंप्लीटली चेंज्ड हिज फीलिंग्स, और पोइट्स की फीलिंग्स चेंज हो गई हैं और पर्सपेक्टिव जो है पोइट का वो लाइफ की तरफ थोड़ा सा बदल गया है. नाउ पोइट हैज बिकम लिटिल होपफुल और लिटिल पॉजिटिव. नाउ ऑफ अ डे आई हैड रीड, द पोइट हैड बीन डीपली रिग्रेटिंग हिज डे. और पूरे दिन पोइट ने क्या किया है, बहुत डीपली रिग्रेट किया है. इट हैड गॉन बैडली, बहुत खराब रहा है वो दिन, पूरा दिन वेस्ट हो गया है पोइट का. नाउ रीड मीन्स बिटर रिग्रेट. रीड का मतलब यहाँ पर है कि बहुत ज़्यादा पोइट ने पूरे दिन क्या किया है, रेग्रेट फील किया है. एंड नाउ द डे हैज बीन सेव्ड बाय द फॉल ऑफ द स्नो. द डस्ट ऑफ स्नो टर्न इट अराउंड जेंटली एंड अनएक्सपेक्टेडली. बहुत ही जेंटली, धीरे से, आराम से, अनएक्सपेक्टेडली. पोइट ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा एक टाइनी मूवमेंट ऑफ द लाइफ उसकी लाइफ में इतना बड़ा बदलाव ला सकता है. उसने कंप्लीटली उसके मूड को, उसकी लाइफ को देखने के नज़रिए को कंप्लीटली क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है. नाउ वी लुक टू द सिंबलिज्म इन द पोएम. ठीक है, तो मेनली मैंने आपको बताया क्रो हमारा एक सिंबल है, हेमलॉक ट्री हमारा एक सिंबल है, एंड डस्ट ऑफ स्नो इटसेल्फ इज अ सिंबल विच इज यूज्ड इन दी पोम. अब क्या इंपॉर्टेंस है इन सिंबल्स की वो हम देख लेते हैं. तो आपको क्रो एंड हेमलॉक ट्री का तो मैंने बता दिया, बहुत आयरॉनिकली फंक्शन कर रहे हैं, राइट. क्रो का देख लेते हैं. द क्रो एम्बॉडीज द पोएट्स ग्लूमी डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड. क्या कर रहा है, ग्लूमी डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको एम्बॉडी कर रहा है. एंड ओमिनस प्रेजेंस, किसको, एंड ओमिनस प्रेजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. it becomes an accidental unlikely messenger of hope. हालांकि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोएट के ग्लूमी डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड को एंड ऑमनियस प्रेजेंस को शो कर रहा है. ठीक है, यानी कि नेगेटिविटी की प्रेजेंस को शो कर रहा है. लेकिन एक्सीडेंटली वो क्या बन जा रहा है, आयरॉनिकली और एक्सीडेंटली इट टर्न्स इनटू द अनलाइकली मैसेंजर ऑफ होप. अनलाइकली यानी कि जिससे होप की एक्सपेक्टेशन नहीं की जा सकती, लेकिन बट स्टिल इट ब्रिंग्स द होप टू द पोएट. तो वो होप ब्रिंग कर रहा है, राइट. नाउ हेमलॉक ट्री ए पॉइजनस ट्री, राइट. सिंबल है किसका, सैडनेस का, डेस्पेयर का, डेथ का. येट फ्रॉम दिस ट्री स्प्रिंग्स द वेरी थिंग दैट लिफ्ट्स द पोएट्स स्पिरिट. एंड हालांकि ये सैडनेस और डेस्पेयर का सिंबल है, लेकिन द वेरी थिंग विच फॉल्स फ्रॉम दिस ट्री, दिस पॉइजनस ट्री, बिकम्स दी और ब्रिंग दी लिफ्ट्स दी पोएट्स स्पिरिट. पोएट की स्पिरिट को लिफ्ट अप कर रहा है, पोएट के स्पिरिट को लाइटन कर रहा है. जो पोएट बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा था मेंटली, उसको थोड़ा सा लाइट कर दिया है, होपफुल बना दिया है. द very thing which has fallen from the hemlock tree, which is a symbol of sadness and death and darkness, right. तो यहाँ पर भी क्या है, ironically it functions positively though it is considered very negative thing. Darkness as an unexpected source of light. Now the darkness has become the source of light itself. यहाँ पर अगर आप hemlock tree में देखोगे तो poison itself क्या बन रहा है, medicine की तरह काम कर रहा है, right. Darkness क्या बन गया है, खुद light का source बन गई है. तो this is very irony. यहाँ पर irony आपको देखने को मिल रही है, very ironic. ठीक है. नाउ रिप्रेजेंट्स डस्ट ऑफ स्नो, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट्स ऑफ ब्यूटी दैट लाइफ ऑफर्स. बहुत ही छोटे टाइनी मूवमेंट ऑफ लाइफ विच लाइफ ऑफर्स अस. यूजुअली वी डू नॉट फोकस ऑन दैट और वी डू नॉट नोटिस दोज टाइनी मूवमेंट्स ऑफ आवर लाइफ, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इवन द टाइनीएस्ट टच ऑफ नेचर. एंड नाउ पोएट वांट्स टू से दैट कि छोटे छोटे, बहुत छोटी सी चीज़ नेचर की, टाइनीएस्ट टच ऑफ नेचर भी
भी क्या कर सकता है, आपके इनर सेल्फ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकता है, आवर आउटलुक, हमारे देखने के नज़रिए को बदल सकता है, एंड हमारे डेस्पेयर, जो हम डेस्पेयर में पूरा टाइम वेस्ट कर रहे थे उसको बचा सकता है, सेव अस फ्रॉम दी डेस्पेयर, हम लोगों को डेस्पेयर से, सॉरो से, आप समझ लीजिए डार्कनेस से, नेगेटिविटी से सेव कर सकता है, बचा सकता है। दीज 3 सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखने हैं, ठीक है। नाउ द क्रो, सिंबल ऑफ डेथ, darkness, hemlock tree, poisonous tree, which ironically functions as a source of light or source of hope, right? Crow is also becomes the unlikely messenger of hope. Now dust of snow represents a tiny movement which can transform your whole life or your perspective towards the life. अरे इधर चला गया, चलिए। नाउ लिटरल मीनिंग ऑफ द पोम देख लेते हैं। बेसिक मीनिंग बहुत वही है जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। द पोएट इज स्पेंडिंग अ विंटर डे आउटडोर्स, पोएट विंटर डेज को आउटडोर स्पेंड कर रहे हैं, फीलिंग लो एंड अनहैप्पी, काफी लो एंड अनहैप्पी फील कर रहे हैं। अ क्रो सिटिंग ऑन अ हैमलॉक ट्री सडनली मूव्स, दिस स्मॉल मूवमेंट शेक्स द ब्रांच एंड अ लाइट शावर ऑफ पाउडरी स्नो, द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स डायरेक्टली ऑन टू दी पोएट। तो डायरेक्टली किस पे गिरती है, पोएट पे गिरती है डस्ट ऑफ स्नो। दिस टाइनी अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट somehow lifts the poet's spirit, और किसी तरीके से ये छोटा सा मूवमेंट जो पोइट की लाइफ में हुआ है वो पोइट के स्पिरिट को लिफ्ट अप कर देता है, पोइट के स्पिरिट को थोड़ा सा लाइट कर देता है। हिज मूड शिफ्ट्स फ्रॉम ग्लूम एंड होपलेसनेस टू समथिंग लाइटर एंड मोर होपफुल। पहले जो वो ग्लूमी फील कर रहा था, होपलेसनेस फील कर रहा था, थोड़ा सा वो किसमें लाइटर हो जाता है एंड होपफुल फील करने लगता है। एज अ रिजल्ट एट लीस्ट अ पार्ट ऑफ व्हाट हैड बीन मिजरेबल डीपली रिग्रेटेड डे, और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो पूरा मिजरेबल डे था, बहुत डीपली रिग्रेट कर रहा था पोइट, उसका एक हिस्सा जो है पोइट ने क्या कर लिया है, सेव कर लिया है, एंड पोइट फील्स दैट इट इज वर्थ वाइल अगेन, और वो दिन जो है वो बच गया है, वर्थ लिविंग था, ठीक है ना। चलिए मेटाफोरिकल मीनिंग देख लेते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम, जिसमें आपको, आप याद रखें, आपको लिटरल मीनिंग में आंसर्स नहीं लिखने हैं, ज़्यादातर कोशिश करनी है कि मेटाफोरिकल मीनिंग को आप एक्सप्लेन करें, एंड साथ ही आप की टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट की जो लाइन है पोम की, वो भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके मार्क्स को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाली हैं। क्योंकि बच्चों पोम के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करने में हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लिटरल मीनिंग लिख देते हैं, या फिर हम डायरेक्ट पोम की लाइन उठा करके लिख देते हैं एंड उसको एक्सप्लेन ही नहीं करते। बट द राइट वे टू आंसर योर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ पोम इज कि आप कोट करें, जो भी पोम की लाइन है उसको लिखें, एंड साथ में उसकी मेटाफोरिकल मीनिंग बताएं, यानी कि आप बताएं कि पोएट उस लाइन के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं हमें, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। नाउ बियॉन्ड द सरफेस डस्ट ऑफ स्नो इज अ मेडिटेशन ऑन हाउ नेचर कैन हील द ह्यूमन सोल। अब सरफेस के बियॉन्ड अगर आप इस पोम को देखेंगे, द डस्ट ऑफ स्नो, तो ये क्या है, एक मेडिटेशनल पोम है। मेडिटेशन है किस चीज के लिए, कि कैसे नेचर, या फिर मैं कह लूं टाइनी मूवमेंट ऑफ नेचर जो है वो ह्यूमन सोल को हील कर सकते हैं, हमारी बड़ी से बड़ी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं, या फिर कब कौन से मूवमेंट पे हमारी कौन सी परेशानी नेचर खत्म कर देगा, किस तरीके से हमें कुछ नहीं पता। तो नेचर इज वेरी पावरफुल, even a tiniest movement of nature or tiniest thing in a nature is so powerful that it can transform your whole life, as the particle of a snow has changed the poet's life or lift up the poet's whole spirit. Now nature as a healer, क्या बताया गया है, नेचर को हीलर की तरह रिप्रेजेंट किया गया है। द पोएम इज अ क्वाइट सेलिब्रेशन ऑफ नेचर्स हीलिंग पावर, एक सेलिब्रेशन की तरह भी इस्तेमाल की जा सकती है, किया जा सकता है इस पोएम को, नेचर की हीलिंग पावर का, ठीक है। फ्रॉस्ट सजेस्ट दैट नेचर डज नॉट नीड ग्रैंड मिरेकल्स, फ्रॉस्ट यहाँ पर क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि नेचर को बहुत बड़े बड़े जादुओं की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े मिराकल्स की ज़रूरत नहीं है, राइट। इट मिराकल्स टू ट्रांसफॉर्म द ह्यूमन हार्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए नेचर को बहुत ग्रैंड मिराकल्स की ज़रूरत नहीं है। इवन अ कैजुअल मूवमेंट, जो कि बहुत कैजुअल यूजुअल होने वाला मूवमेंट जो है, अ फ्यू फ्लेक्स ऑफ स्नो, कुछ फ्लेक्स ऑफ स्नो जो है वो भी क्या कर सकते हैं, आपके पूरे एंटायर ह्यूमन सोल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या फिर हील कर सकते हैं। सो द पोम इज अ सेलिब्रेशन ऑफ अ हीलिंग पावर ऑफ नेचर, राइट। पोम को नेचर की हीलिंग पावर के
पावर को अप्रिशिएट करने के लिए भी आप कह सकते हैं कि पोइट ने लिखा है। नाउ द पावर ऑफ अ स्मॉल मूवमेंट, अब छोटे छोटे मूवमेंट की पावर को रिप्रेजेंट करती है। द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोम इज दैट स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट मूवमेंट्स कैन कैरी ह्यूज इमोशनल वेट। क्या सेंट्रल मैसेज है इसका? कि बहुत छोटे, जो कि अक्सर हमें कैसे लगते हैं, इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट लगते हैं, बहुत यूजलेस मूवमेंट जो हमें लगते हैं, वो क्या कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े इमोशनल वेट को कैरी कर सकते हैं, ह्यूज इमोशनल वेट को कैरी कर सकते हैं। नेचर में इतनी पावर है। ए ब्रीफ मूवमेंट ऑफ ब्यूटी इज इनफ टू चेंज एवरीथिंग, और एक बहुत छोटा सा मूवमेंट ब्यूटी का काफी है आपके लाइफ में सब कुछ बदलने के लिए। नाउ द थर्ड थिंग इज रेग्रेट एंड रिडेम्पशन। दोनों ही चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, रेग्रेट एंड रिडेम्पशन। द पोम स्पीक्स टू द यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ अ बैड डे। पोएट जो है या पोम जो है वो यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ अ बैड डे, हम सभी की लाइफ में एक कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिन बहुत ज़्यादा खराब जाता है, तो एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस की बात की है, जो बैड डे हम सब फील करते हैं अपनी लाइफ में, बट वन वी विश हैड नेवर बिगिन, जिसको हम हमेशा उम्मीद करते हैं कि शायद कभी वो दिन शुरू ही ना हुआ होता, या फिर वो दिन मेरी लाइफ में कभी आता ही ना, इस तरीके की जब हम बातें करते हैं। बट रेदर देन गिविंग इन टू दैट फीलिंग एंटायरली, बट उस फीलिंग में एंटायरली अपने आप को देने की बजाय पोइट ने क्या किया है, पोइट डिस्कवर्स दैट इवन रियून डे कैन हैव अ सेविंग ग्रेस। यानी कि पोइट ने एक्सपीरियंस किया है, या पोइट बताना चाह रहे हैं कि पूरा दिन जो हमें ऐसा लग रहा है कि बर्बाद हो गया है, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, छोटा सा, कुछ भी बहुत इनसिग्निफिकेंट सा, जो कि क्या कर सकता है, हमारे उस दिन को बचा सकता है और हमारे डे की सेविंग ग्रेस बन सकता है। वन टच ऑफ अ नेचर इज इनफ टू सेव सम पार्ट ऑफ व्हाट माइट अदरवाइज हैव बीन एंटायरली लॉस्ट टू रिग्रेट। और नेचर का एक छोटा सा, कोई भी छोटी सी चीज, नेचर का एक छोटा सा टच काफी है उस दिन को या उस चीज को बचाने के लिए, जो अदरवाइज पूरा ही क्या हो जाता, हम रिग्रेटफुली वेस्ट कर देते, राइट। एक तो ये इधर चला जाता है। चलिए, नाउ की टेकअवेज, दीज आर द थीम्स जो हमारी पोम में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली यूज़ की गई हैं, एंड आपको हमेशा याद रखनी है, आपको क्वेश्चन को हमेशा थीम से क्या करना है, कनेक्ट करना है, क्योंकि पोम बहुत छोटी है, आपके पास वर्ड्स नहीं होंगे लिखने के लिए, तो आप क्या लिखोगे, राइट। तो आप थीम्स बताओगे कि एक्चुअल में पोइट कौन से आइडिया पे काम कर रहा है। वर्ड्स नहीं जाने, वर्ड्स पे नहीं जाना आपको पोम के, किस पे जाना है, थीम पे जाना है, सेंट्रल आइडिया पे जाना है, सिंबल्स पे जाना है, मैसेज पे जाना है, ठीक है। तो थीम क्या है हमारी, सबसे पहले देख लेते हैं, होप एंड द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, होप और हीलिंग पावर ऑफ नेचर। स्मॉल मूवमेंट कैन हील यू, योर हील ह्यूमन सोल। अ स्मॉल अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट ऑफ नेचुरल ब्यूटी कैन कंप्लीटली चेंज वंस मूड एंड आउटलुक ऑन लाइफ। लाइफ को देखने का नजरिया पूरी तरीके से बदल सकता है एक छोटा सा मूवमेंट जो नेचर के द्वारा अकर होता है। टोन जो है वो देख लेते हैं, रिफ्लेक्टिव एंड क्वाइटली ऑप्टिमिस्टिक। कैसी है, रिफ्लेक्टिव टोन है, पास्ट में पूरे दिन पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं जो रिग्रेट कर दिया, लेकिन उसके बावजूद कैसी है, ऑप्टिमिस्टिक है, यानी कि वो पूरे पोटेंशियल रखते हैं या फिर फ्यूचर के लिए काफी रेडी टू एक्सेप्ट है, ठीक है। द पोएट मूव्स फ्रॉम ग्लूम टू ग्रैटिट्यूड थ्रू अ ब्रीफ अनप्लान्ड एनकाउंटर विद नेचर। और ग्लूम से ग्रैटिट्यूड की तरफ वो काफी ब्रीफ मूवमेंट के थ्रू बदल जाते हैं। ग्लूम टू ग्रैटिट्यूड की जो उनकी जर्नी है वो बहुत अनप्लान्ड होती है, साथ में किसकी वजह से, एक छोटा सा क्या है, एनकाउंटर, नेचर के साथ छोटा सा एनकाउंटर होता है उनका, छोटी सी मीटिंग है नेचर के साथ, एंड उसी से वो क्या हो गए, ग्लूम टू ग्रैटिट्यूड तक मूव कर गए हैं। तीसरी चीज क्या है, आयरनी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पोम। अ क्रो विच इज अ सिंबल ऑफ डार्कनेस एंड अ हैमलॉक ट्री अ सिंबल ऑफ डेथ टुगेदर क्रिएट अ लाइफ अफर्मिंग होपफुल मूवमेंट ऑफ ब्यूटी, जो कि बहुत क्या है, आयरनी है हमारी पोम के अंदर। दोनों ही चीजें जो सिंबल डार्कनेस, ग्लूम, डेथ, ठीक है, नेगेटिविटी का है, वो पोइट की लाइफ में कैसे काम कर रही हैं, पॉजिटिविटी को ला रही हैं, पोइट की स्पिरिट को लिफ्ट अप कर रही हैं, होपफुलनेस को ला रही हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आयरनी ऑफ द पोम है। मैसेज क्या है हमारी पोम का, डू नॉट अंडर एस्टिमेट स्मॉल जॉयज। कभी भी स्मॉल जॉय, जो छोटी छोटी चीजें हैं, उनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। द टाइनीएस्ट जेस्चर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, और नेचुरल वर्ल्ड के छोटे छोटे जेस्चर्स जो हैं वो क्या है, बहुत बड़े बड़े इम्पैक्ट ला सकते हैं ह्यूमन हार्ट पर, या फिर मैं कहूँ ह्यूमन सोल पे, हम लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं। नेचर स्पीक्स सॉफ्टली, लर्न टू लिसन। नाउ दिस इज द फाइनल मैसेज कि नेचर जो है वो बहुत
सॉफ्टली बोलता है। वी पीपल नीड टू लिसन दैट। हमेशा नेचर हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता रहता है, अक्सर नेचर हमारे पास ही होता है, एंड सारी पॉजिटिविटी, सब कुछ जो हीलिंग पावर है, होप है, वो सब हमारे आसपास होती है। वी जस्ट नीड टू बी लिटिल अटेंटिव टू लिसन द नेचर्स कॉल। हमें क्या करना है, थोड़ा सा अटेंटिव बनना है नेचर की कॉल को सुनने के लिए। एंड आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा इस पोम में। मुझे तो लिटरली बहुत ही अच्छी लगी ये पोम। जब मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी तब भी बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब आपको पढ़ाई है तो और ज़्यादा अच्छी लगी है मुझे। एंड आई होप कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। एंड इसी तरीके से हम सारे पोम, सारे चैप्टर्स को इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करने वाले हैं यहाँ पर एट स्किल स्नैप। पूरा कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है, तो आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा हमारे चैनल पे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड साथ ही जो सरप्राइज की मैंने बात की थी वो ये है, जल्दी ही हम आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड करवाने वाले हैं आपके पूरे एंटायर कोर्स के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ एट स्किल स्नैप एंड मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।